हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे लीगल हिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको लीगल हिस्ट्री के पेड नोट्स चाहिए और हिंदी में चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। इसके अलावा जो नोट्स के प्राइस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हर इम्पॉर्टेंट एक्ट की तरह ही आज की वीडियो में भी हम सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे इस एक्ट के इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस क्या थे। तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो देखो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था और इस एक्ट में बहुत सारे प्रोविज़न्स थे, लेकिन कई सारे प्रोविज़न्स होने के बाद भी उसमें कई सारी कमियां थी। हालांकि इससे पहले एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी लाया गया था, जो पिट्स इंडिया एक्ट से पहले लाया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में भी हमने कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न्स देखे हैं जो मैंने पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से आपके साथ डिस्कस किया है। तो 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कमियां रही तो उनको पूरा किया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट था, जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन और इंडिया में ब्रिटिश शासन को कंट्रोल करने के तरीके में बहुत सारे बदलाव किए, बहुत बड़े बड़े इसने चेंजेस किए। और ये एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को बेसिकली दूर करने के लिए लाया गया था। और इस एक्ट ने इंडिया में ब्रिटिश कंट्रोल को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने की कोशिश इस एक्ट से की गई थी। अब ये तो था इसका छोटा सा बैकग्राउंड। अब हम बात करेंगे इसके इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न्स की। देखो, पिट्स इंडिया एक्ट के इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए जानने के लिए, क्योंकि किसी भी एक्ट को पढ़ने के लिए उसके प्रोविजंस तो हमें पता ही होने चाहिए। जैसे हमने जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ा था पिछली वीडियो में, तो उसमें हमने उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखे थे। इसी तरीके से हम आज की वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट प्रोविज़न बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस एक्ट के जो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस थे उसमें सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ थी वो था दोहरी शासन प्रणाली। अब ये दोहरी शासन प्रणाली का मतलब क्या हुआ, मतलब डुअल सिस्टम का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके जो भी व्यापारिक और जो भी प्रशासनिक कार्य होते थे, मतलब जो भी उसका ट्रेडिंग काम था, चाहे उसका कमर्शियल काम हो या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम था, उन सबको अलग अलग कर दिया था। कंपनी इंडिया में अपना ट्रेडिंग सिस्टम तो जारी रख सकती थी, अपना ट्रेड जारी रख सकती थी, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती थी। तो अब से इस एक्ट के लाने के बाद क्या कर दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले क्या करती थी, पूरा व्यापारिक काम भी वही देखती थी और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी वो देखती थी। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट लाने के बाद क्या होता है कि इंडिया में वो ट्रेड तो कर सकती थी कंपनी, लेकिन प्रशासन का काम किसको दे दिया गया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया गया था। अब उसका कंट्रोल था। नेक्स्ट आता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। तो इंडिया में कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी के लिए एक बोर्ड बना दिया गया और उसे कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो किसके अधीन रहता था, किसके अंडर रह के काम करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर रहकर काम करता था। और इसमें 6 मेंबर होते थे, जिनमें ब्रिटिश सरकार के उच्च बड़े बड़े ऑफिशियल्स और उच्च अधिकारी शामिल थे। ये बोर्ड इंडिया में से संबंधित जितने भी यहाँ के नेटिव्स थे या सैन्य या राजनयिक मामले थे उन सबको देखता था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो इसके पूरे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था। इस चीज़ को ध्यान रखना है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इसका पिट्स इंडिया एक्ट के प्रोविजंस में। इसके बाद आता है गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि। अब इस एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ये भी है कि इसने गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि की, मतलब उसकी जो पावर्स थी वो थोड़ी बढ़ा दी। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत की जो दूसरी प्रेसिडेंसीज थी, चाहे मद्रास हो या बॉम्बे हो, उसके गवर्नर्स के ऊपर ज़्यादा राइट्स दे दिए। इंडिया में ब्रिटिश पॉलिसी को ज़्यादा संगठित और सेंट्रलाइज्ड कर दिया था इस एक्ट को लाने के बाद। और इस समय जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे 1786 से लेके 1793 तक, है ना, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, जो गवर्नर जनरल थे, उनको इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। इसके बाद इंडिया में सैन्य और राजनीतिक मामलों पर भी ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल कर दिया गया। तो कंपनी को ये स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कि वो भारत में केवल ब्रिटिश सॉवरेनिटी के तहत ही काम करेगी और सैन्य अभियानों और जो कूटनीति के मामले वगैरह होते हैं उन पर अब ब्रिटिश सरकार की सीधी निगरानी रहेगी। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करना है, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही इसके सारे प्रशासनिक संबंधी कार्यों को देखता था।
ठीक, अब यहाँ पे सीधा कंट्रोल किसका हो गया प्रशासन पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो ये थे इसके इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस। इसके बाद आता है इसके इफ़ेक्ट। अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी पर जब इस तरीके का कंट्रोल बढ़ गया पिट्स इंडिया एक्ट को लाने के बाद, तो अब इसका इफ़ेक्ट क्या रहा, इसके क्या प्रभाव पड़े। तो यहाँ पर इसके इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश सरकार का प्रभावी कंट्रोल। तो देखो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जब उसने प्रशासन का काम अपने हाथ में ले लिया तो इंडिया के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का सीधा कंट्रोल बढ़ गया, जिससे कंपनी की जो पॉलिटिकल जो स्वतंत्रता थी, जो राजनीतिक स्वतंत्रता थी, वो ख़त्म होने लगी धीरे धीरे। इसके बाद गवर्नर जनरल की भूमिका ज़्यादा शक्तिशाली हो गई, है ना। गवर्नर जनरल की पावर बढ़ गई, ठीक। उनके अधीन बंगाल और जो अभी हमने पढ़ा कि मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर जनरल थे उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया था। तो उनकी शक्ति अब बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से बढ़ गई थी। और अब इंडिया के दूसरे जो ब्रिटिश एरियाज़ थे उन पर भी गवर्नर जनरल प्रभुत्व रखने लगा था। इसके बाद आता है भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन में कमी। अब देखो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे करप्शन बढ़ रहा था, एक तरीके से अव्यवस्था बढ़ रही थी। तो जब करप्शन बढ़ता है तो उसके बाद ही ये एक्ट लाया गया था। इस एक्ट को बेसिकली कुछ और चीज़ों के लिए भी लाया गया था, जैसे कि अभी मैंने बताया कि करप्शन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था, तो करप्शन में कमी आई। इसका एक इफ़ेक्ट ये भी देखा गया कि किस तरीके से उस टाइम पे बढ़ते हुए करप्शन को धीरे धीरे उसमें कमी आने लगी। इसके बाद इंडिया में ब्रिटिश सत्ता की नींव मजबूत हुई। तो बेसिकली ये जो एक्ट लाए गए थे, चाहे वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो, चाहे पिट्स इंडिया एक्ट हो, तो ये जो ब्रिटिशर्स के द्वारा ये जो एक्ट लाए गए थे, इससे इंडिया में उनकी सत्ता, उनकी नींव और ज़्यादा मजबूत हो गई। ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे इंडिया में सीधे शासन की तरफ बढ़ने लगी और आगे चलकर फिर चार्टर एक्ट 1833 और भारत सरकार अधिनियम 1858 के रूप में भी ये चीज़ें डेवलप हुई। तो ये थे इसके इफ़ेक्ट। एक्ट के प्रोविजंस और इफ़ेक्ट जानने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे इस एक्ट के ड्रॉबैक्स के बारे में, यानी इस अधिनियम में जो भी कमियां थी अब हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस अधिनियम की जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि दोहरे शासन की समस्या। अब देखो इससे डुअल सिस्टम हो गया था। ये ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में शक्ति के बंटवारे की व्यवस्था करता था, यानी कि जो जितने भी कमर्शियल काम है वो ईस्ट इंडिया कर रही है और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो कौन कर रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है। उसके लिए उसने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी स्थापना की थी। तो ये सब देखते हुए दोहरे शासन की समस्या बहुत ज़्यादा खड़ी हो गई थी, लेकिन इससे प्रशासन में भ्रम की स्थिति ये बनी रही, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी व्यापारिक मामलों का कंट्रोल करता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी जो भी पॉलिटिकल मामले होते हैं उनको देखती थी। तो हमेशा इन दोनों के बीच में एक टकराव की स्थिति बनी रही, जिससे प्रशासन में जो कोऑर्डिनेशन बनना था, जो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होना था, प्रभावी समन्वय बनना था, वो नहीं हो पाया। तो दोहरे शासन की समस्या इसकी एक कमी है। नेक्स्ट है कंपनी का कंट्रोल बना रहा। अब देखो ये जो कंपनी का कंट्रोल है, हालांकि ब्रिटिश सरकार को ज़्यादा राइट्स यहाँ पे मिले हुए थे, फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और जो भी व्यापारिक, जो भी कमर्शियल कंट्रोल था वो बना रहा, वो फिर भी ख़त्म नहीं हुआ। इससे कंपनी अपने क्या करती थी, जो उसके निजी स्वार्थ थे उनको साधती रहती थी और ब्रिटिश जो सरकार थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो पूरी तरह से उस पर कंट्रोल नहीं रख सकी। तो एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ये एक्ट लाने के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना पूरा कंट्रोल करने में विफल रही, उसे सफलता नहीं मिली। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल की शक्तियों में अस्पष्टता। अब देखो ये तो हमने पढ़ा है ना कि इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की जो पावर्स है वो ज़्यादा बढ़ा दी गई थी, लेकिन गवर्नर जनरल को इंडियंस के मामलों में सबसे सर्वोच्च बनाया गया था। एक गवर्नर जनरल होता था और उसकी काउंसिल होती थी, लेकिन उसकी शक्ति बिल्कुल क्लियर नहीं बताई गई थी। मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया था, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से फिर भी निर्णय लेते रहते थे, फिर भी जजमेंट करते रहते थे, जिससे कोऑर्डिनेशन की कमी रही वहाँ पर भी। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक नहीं, मतलब करप्शन पे जो रोक लगानी चाहिए थी इस एक्ट को लाने के बाद वो रोक भी असफल रही। करप्शन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो बहुत ज़्यादा घूस लेते थे। तो भ्रष्टाचार पर भी रोक लगाना कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा पर्पज़ रहा, इसका बड़ा उद्देश्य रहा, लेकिन उसके बावजूद भी इस एक्ट के बाद भी ये इसलिए इसकी कमी दिखाई दी क्योंकि इसने भ्रष्टाचार पर पर्याप्त रोक नहीं लग पाई इससे, ठीक। तो अब उसके बाद क्या होता है, अब मान लो 1784 का एक्ट आया, आपका पिट्स इंडिया एक्ट। अब हमने इसकी कमियां पढ़ ली, लेकिन अब इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए बाद में क्या होता है कि पिट्स इंडिया एक्ट में 1786 में कुछ बदलाव किए गए और इन बदलाव को करने के लिए 1786 का
एक एक्ट लाया गया। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को वीटो की पावर दे दी गई और ज़रूरत पड़ने पर वो अपनी काउंसिल के बहुमत के निर्णय की अनदेखी कर सकता था। मतलब अगर मेजॉरिटी वोट पड़ता है किसी मैटर को लेकर काउंसिल की तरफ से, तो वो क्या कर सकता था, उनके निर्णय की अनदेखी कर सकता था। और इस एक्ट के द्वारा यानी 1786 के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ही कमांडर इन चीफ का पद धारण करता था और दोनों एक ही व्यक्ति होते थे। यानी कमांडर इन चीफ की पावर किसको दे दी गई, गवर्नर जनरल को। तो ये कुछ चेंजेस किए गए यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट में 1786 के एक्ट के द्वारा, जिससे इस एक्ट की कमियों में को कुछ दूर किया जा सके कुछ हद तक। तो आज की वीडियो में हमने क्या समझा है, आज की वीडियो में हमने समझा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इम्पॉर्टेंट टॉपिक था एग्ज़ाम के लिहाज से और आपके लीगल हिस्ट्री में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी पिछली वीडियो में हमने एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखा था, जिसमें हमने सारे अच्छी तरीके से उसके प्रोविजंस को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लीगल हिस्ट्री के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।